नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। उसी के साथ खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट से आज क्या निकल कर आया उस पर भी नजर डालेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जो हमें ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी पर, गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं जहां करीब 20 अंकों की गिरावट के साथ 25,020 के आसपास गिफ्ट निफ्टी, 15 से 20 अंकों की गिरावट भारतीय बाजारों के लिए आज शुरुआती ट्रेड में दिखाई दे सकती है। ग्लोबल संकेतों की बात करें तो सबसे पहले अमेरिकी बाजारों पर नजर डालते हैं। डाउ जोन्स में 0.2% की तेजी दिखी, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर था इंट्राडे बेसिस पर, लेकिन टेक शेयरों में कमजोरी थी जिसके चलते नैस्डैक यहां पर 0.8% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया। वहीं S&P 500 यहां पर भी 0.3% की गिरावट कल दिखी। जैसे मैंने बताया, टेक शेयरों में काफ़ी कमजोरी थी, तो एनवीडिया इस स्टॉक में भी करीब 2 से 2.5% की गिरावट दिखी। एनवीडिया के नतीजे आएंगे बुधवार को और एआई के रिलेटेड काफ़ी चर्चा हो चुकी है जिसके चलते एनवीडिया काफ़ी चल चुका है पिछले एक साल में। तो नतीजे कैसे आते हैं उसके चलते एनवीडिया ही नहीं बाकी सारे टेक शेयरों पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। बोइंग में भी काफ़ी गिरावट दिखी, करीब 1% की गिरावट के साथ बोइंग इंक बंद होता हुआ नजर आया। और एप्पल यहां पर भी करीब CFO का एग्जिट हुआ जिसके चलते एप्पल इंक के शेयर में भी गिरावट दिखी। एनर्जी सेक्टर में तेजी थी। याद रखें, ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े हैं। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के चलते ब्रेंट क्रूड के दाम $80 पर बैरल के आसपास चले गए जिसके चलते एनर्जी सेक्टर में तेजी दिखी, करीब 1% से ज्यादा की। लेकिन ऑल इन ऑल सेंटिमेंट अभी भी पॉजिटिव है। जेरोम पॉवेल की जो कमेंट्री आई थी शुक्रवार को, उसके बाद कमेंट्री अभी भी पॉजिटिव रही है। रेट कट को लेकर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी पॉजिटिव है जिसके चलते ओवरऑल सेंटिमेंट अमेरिकी बाजार और बाकी ग्लोबल बाजारों में भी पॉजिटिव है। इसी के साथ इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा अमेरिकी बाजारों से इस हफ्ते, जिस पर भी सभी की नजर रहेगी। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी मिला जुला कारोबार था। डैक्स और कैक 0.2% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। वहीं डैक्स में करीब 0.1% की गिरावट दिखी और फुट्सी में आधे % की तेजी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इसके अलावा बाकी कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में तो करीब 3 से 4% की तेज़ी दिखी। सप्लाई डिसरप्शन की रिपोर्ट्स आई मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट के चलते जिसके चलते ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़े और $73-74 के आसपास जो ब्रेंट क्रूड चला गया था उसके बाद काफ़ी तेज़ी दिखी और अभी फिर से $80-81 पर बैरल के आसपास आ चुका है। इसके अलावा गोल्ड, सोने की बात करें तो यहाँ पर भी करीब $2,550 के अपर आउंस के आसपास है, तो थोड़ी सी नरमी ऑल टाइम हाई लेवल से दिखी है, लेकिन फिर भी ऑल इन ऑल ट्रेंड सोने पर काफ़ी पॉजिटिव है। जिंक की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी दिखी है, $2,920 पर टन के आसपास जिंक पहुँच चुका है। इसी के साथ FIIs और DIIs का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो FIIs ने कैश मार्केट में करीब 480 करोड़ की खरीदारी की, वहीं DIIs ने 1870 करोड़ की खरीदारी कल भारतीय बाजारों में की। इंडेक्स फ्यूचर्स में FIIs ने 3060 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शंस में 5200 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में भारतीय बाजारों में दिखी। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 3300 करोड़ और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1900 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन इस बीच हमारे साथ डिम्पी भी जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे भारतीय बाजारों की चाल कैसी रह सकती है, रणनीति क्या बनानी चाहिए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से रखने चाहिए। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग अशिक्षा। अगर आप देखें तो कल भी हमारी यही चर्चा हो रही थी कि हमने 24,850 तक तो ले आए हैं मार्केट को, बस 25,000 का हर्डल है। एक बार हम उसको हिट भी करें और उसको अगर हम पास भी कर देते हैं तो बहुत ही शानदार होगा। एग्जैक्टली कल वही हुआ है। कल मार्केट ने बहुत बड़ा गैप तो नहीं खोला, करीब 70-80 पॉइंट का गैप खोला, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके वो 25,000 भी हुआ। ना केवल 25,000 कल टेस्ट किया बल्कि 25,000 के ऊपर क्लोज भी किया। और अभी आप जब FIs के नंबर पढ़ रहे थे, आपने एक भी नंबर सेल का नहीं पढ़ा।
और एक काफी दिनों बाद हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको डेट तो नहीं बता सकता, बट हाँ, ये आप इसको ऐसा समझ के चलिए कि कम से कम इस चीज को हुए हुए 1 महीना हो गया होगा। तो 1 महीने बाद आप देखेंगे अक्रॉस द सेगमेंट, चाहे फ्यूचर्स है, चाहे ऑप्शंस है, चाहे स्टॉक्स का फ्यूचर्स है, उन सभी में ही खरीदारी हुई है। एक और चीज आपको नोटिस करनी चाहिए, ये वीक डेरिवेटिव एक्सपायरी का है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, परसों निफ्टी की एक्सपायरी होगी, तो ये बड़ी एक्सपायरीज हैं। और इस एक्सपायरी से ठीक पहले जो पोजीशनिंग मार्केट की हुई है वो स्ट्रॉन्ग नोट पे हुई है। और इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग नोट पे क्लोजिंग हुई है। वो एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग कल वो फिर से बढ़ी है और वो बढ़कर 52% से 55% हो गई है। जब एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग बनती है तो किसी न किसी को माल छोड़ना पड़ेगा, चाहे वो डीआई छोड़े या वो रिटेल छोड़े। तो कल जब तेजी हो रही थी तो रिटेल ने 25,000 के आसपास, यानी कि जिनका 24,200 का, 24,500 का, 24,400 का खरीदा हुआ माल है, कल उन्होंने थोड़ा बहुत अपना माल बेचा है। और एक इंटेलिजेंट स्टेप मैं बोलूंगा जो कि रिटेल की तरफ से हुआ है, इसलिए उनकी कल की लॉन्ग पोजीशन वो घट गई है और वो घटकर 51% हो गए, पहले 53% थी। दैट मीन 2% से उन्होंने अपना कट किया है, जितने एफआईआई ने लॉन्ग किया उतने ही इक्वल है। एक और चीज मैं आपको पहले नोटिस कराता हूँ कि कल दोनों ही फ्यूचर्स के अंदर, चाहे वो निफ्टी बैंक हो या फिर निफ्टी हो, दोनों ही फ्यूचर्स अगस्त के अंदर हमको अच्छी खासी कवरिंग आती हुई दिखी है। और अभी रोल ओवर उतना नहीं हुआ। रोल ओवर का जो नंबर है वो बैंक निफ्टी पे 32% का और निफ्टी पे करीब 31% का। तो अभी रोल ओवर पेंडिंग है। आज और कल में हम रोल ओवर और देखेंगे। अगर एक पॉजिटिव साइड पे ही टिल्ट रहता है, जो कल का डाटा इंडिकेट कर रहा है कि रहेगा, पॉजिटिव की तरफ टिल्ट रहेगा, तो ये जो आज हल्का फुल्का आप गिफ्ट निफ्टी का गैप देख पा रहे हैं ना, ये आएगा और वापस से बॉट हो जाएगा। ये 24,900, 24,800, आई रिपीट माय वर्ड्स, 24,900, 24,800 आपके लिए दो मेजर सपोर्ट एरियाज है। थोड़ा डीप रखना चाहते हैं तो 24,800 ज्यादा ठीक रहेगा। इसमें 200 पॉइंट का स्विंग है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अभी 13, 13.5 के आसपास चल रही है, तो वो आपको 200 पॉइंट से ज्यादा ऊपर नीचे क्लोज नहीं करवा सकती अनटिल अनलेस जब तक विक्स 15 के पार ना हो। तो सारे फैक्चुअल डाटा मैं आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको डिप में लेना है तो डिप की वेट कीजिएगा, नए वालों को थोड़ा रुक के वेट अभी आना चाहिए मार्केट के अंदर। और जिनके पास पोजीशन है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि रोल ओवर अगर अच्छा होता है और भी कवरिंग मार्केट के अंदर आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 25,200 की तरफ भी या फिर 25,500 की तरफ भी बढ़ जाए टेस्टिंग के लिए, तो आपको सीरीज का बेनिफिट मिलेगा। एक और चीज, अभी क्योंकि बृहस्पतिवार को निफ्टी की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, तो अभी भी आपके पास 2-3 दिन है। इस 2-3 दिन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह इस्तेमाल करना। अगर आप नीचे से पैसा कमा के आए हो तो फिर 25,000 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अदरवाइज नहीं तो 24,800 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, और 25,200, 25,500 आपको इस सीरीज के एंड होते हुए ह्यूज शॉर्ट कवरिंग आई तो 25,500 तक, छोटी भी शॉर्ट कवरिंग आई तो 25,200 तक आप आ जाएंगे। सेम बैंक निफ्टी है, कल बैंक निफ्टी ने 51,000 के ऊपर क्लोज किया और उससे एक छोटी सी प्रॉब्लम रही उस बैंक निफ्टी में, 51,200 तो आया बट क्लोजिंग 200 के ऊपर नहीं आई है। तो 51,200 छोटा सा रेजिस्टेंस है, टिपिकली अभी भी बरकरार है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि बैंक निफ्टी 1 लाख एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो अभी आप इसके अंदर बहुत एग्रेसिव ना होना, थोड़ा थोड़ा पोजीशंस लेना। और आपका जो स्टॉप लॉस है अब वो 50,800 हो गया। ये पहले हमने 50,500 आपको बताया था, ट्रेल करके 50,800 भी लेके आ सकते हो। और आपका जो टारगेट है वो है 51,200 पहले पार होने पर, गैप होने पर, और फिर 51,500 का। तो ये सीरीज के दो स्टॉप लॉसेस और टारगेट भी हमने आपको नोटिस कराया। गैप डाउन मिले तभी बैंक निफ्टी को प्लस करना, बैंक निफ्टी को सामने सामने प्लस मत करना। और ऑप्शंस की बात रही, यहाँ तक ऑप्शंस थी, तो ऑप्शंस के अंदर इंट्राडे काम कीजिए, ज्यादा बड़ी पोजीशंस लीजिए, एक्सपायरी वाला सेशन चल रहे हैं। और दूसरा, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू पे है, ओवर सोल्ड नहीं है, अंडर सोल्ड नहीं है, तो फेयर वैल्यू पे 8 शेयर एफ बैन में ऑलरेडी, एक्सपायरी के वीक में भी 8 शेयर बैन में होना बड़ी बात है ये। बिल्कुल, तो निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। निफ्टी पर 25,000 और 24,800 के सपोर्ट लेवल्स रखे और रेजिस्टेंस लेवल्स 25,200 और 25,500, इन लेवल्स पर भी अपनी नजर रखे। इसी के साथ बैंक निफ्टी पर 51,000 और 50,800
51,800 के सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और 51,200 और 51,500 के अहम रेजिस्टेंस लेवल्स पर भी अपनी नज़र रखें। डिम्पी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच अजित मिश्रा हमारे साथ जुड़ तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने हम तक अपने कॉल्स ज़रूर भेजे हैं, उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले इंडियन होटल्स पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। 661 का करंट मार्केट प्राइस है, खरीदारी की राय दी है। टारगेट प्राइस 678 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा है इंडियन होटल्स पर और स्टॉप लॉस 652 रुपीज़ प्रति शेयर का। इसी के साथ आईटी सेक्टर से टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। 1690 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य, 1615 रुपये प्रति शेयर का स्टॉप लॉस और अभी स्टॉक 1640 के आसपास है। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय इंडियन होटल और टेक एम है। और अब खबरों वाले शेयर्स पर नजर डालते हैं। इस बीच हमारे साथ शरद दुबे जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, जो हमें बताएंगे खबरों वाले शेयर्स कौन से रहेंगे और न्यूज़ रिपोर्ट्स कहां पर आई है। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेडी असिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज फोकस में रहेगा। यहाँ पे इनको जो है लगभग 100% जो है वो स्टेक एक्वायर करने वाले पैरामाउंट टीपीए में, जिसका इक्विटी वैल्यू कुल मिला के 400 करोड़ रुपए होगा। डील जो है ऑलमोस्ट FY24 के आंकड़े में 39 टाइम्स के पी पे हुई है और इसके कारण जो ऑफ कोर्स मार्केट शेयर बढ़ेगा और जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट करें कि ईपीएस जो है पॉजिटिव रहेगा और FY26 का ईपीएस जो है लगभग आप कह सकते हैं 12 से लेकर 15% बढ़ सकता है। जब मैं टीपीए का बात करता हूँ तो अगर सिंप्लीफाई करूँ तो इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, जो बहुत सारे प्रोसेसिंग के काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। रेमंड भी फोकस में रहेगा, उनकी लाइफस्टाइल की जो बिज़नेस है उनके प्लांट विजिट हुई थी और दो अहम बात सामने आती है। उन्होंने टारगेट किया लाइफस्टाइल बिजनेस को 12 से लेकर 15% तक का रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा 16 से लेकर 17% का ग्रोथ जो है अगले 3 साल में देखने मिल सकता है। टॉप लाइन ग्रोथ का टारगेट जो एपरल और गारमेंटिंग सेगमेंट में है, जो ऑलमोस्ट 40% रेवेन्यू मिक्स में कंट्रीब्यूट करता है, वो हाई आरओसी टेक्सटाइल बिजनेस पे तब्दील होगा। तो यहाँ पे जो है एक पॉजिटिव कमेंट्री रेमंड से आ रही है। हमारा तीसरा स्टॉक येस बैंक, हमारे खबर पे मुहर लगी है। सुमित बाली ने जो अपॉइंट किया गए हैं कंट्री हेड रिटेल एसेट्स के, पहले ये जो थे लीडरशिप रोल में थे रिटेल एसेट के सेगमेंट में एक्सिस बैंक में भी। जाइडस लाइफ साइंस की बात करें तो क्लैरिफिकेशन आई है, जो टेवा की अप्रूवल आई है जो USFDA द्वारा आया था। इसके ऑफकोर्स कल जो थी स्टॉक में गिरावट आई थी क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया था, लेकिन कंपनी ने मेंशन किया है कि ये जो इम्पैक्ट है ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है उनके सेल्स एबिडा एक्सपेक्टेशंस जो उन्होंने वित्त साल 2025 के लिए दिए थे। और ये बात जो है कॉन कॉल जो अगस्त 9 को हुआ था अर्निंग्स के बाद, उसमें ही उन्होंने कह दिया था। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी जो है सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और रिकवरी भी आ जा सकती है। पिरामल एंटरप्राइजेस की आम पिरामल कैपिटल और हाउसिंग फाइनेंस को लगभग 470 करोड़ का जो है IT डिपार्टमेंट से जो है आप कह सकते हैं ऑर्डर आया है। वही अगर HUL का भी एक टैक्स डिपार्टमेंट से ऑलमोस्ट 960 करोड़ का ऑर्डर आया है उनके GSK के डील्स के ऊपर। तो ऑफकोर्स इन दोनों स्टॉक्स पे जो है बड़े IT के ऑर्डर के डिमांड्स आए हैं। GPT इंफ्रा 200 करोड़ का QIP खुल गया है। इंडिकेटिव इशू प्राइस देखें तो लगभग 8% का है। वही कल 2 अहम ब्लॉक डील्स हुए थे, तो उसके जो बायर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखने के लिए, जहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में मॉर्गन स्टैनली, सोसाइटी जनरल ने स्टेक लिया, फिनकेयर बिजनेस ने लगभग 1.5% से ज़्यादा की स्टेक की बिकवाली की और मेडप्लस हेल्थ सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के भी बायर्स देखने मिले हैं। आखिरी स्टॉक हमारा रहेगा सेगल इंडिया। Q1 नंबर्स आए हैं, हाल ही में लिस्टेड हुई थी कंपनी और यहाँ पे नतीजे शानदार देखने मिले हैं। रेवेन्यू लगभग 27% बढ़ा है और मार्जिन में भी लगभग 400 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे आज मूवमेंट देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो सीगल जिसके नतीजे आए उसी के साथ कई सारी ब्लॉक डील्स भी हुई थी, GPT इंफ्रा फंड रेस, तो कई सारे स्टॉक्स जो आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया हमारे साथ पूरी डिटेल्स लेकर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालते हैं। वरुण अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और उसी के चलते कौन से स्टॉक्स आज फोकस पे रहेंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो शुरुआत करूंगा ONGC के साथ और यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। इन्होंने अपना न्यूट्रल का कॉल यहाँ पे अभी भी बरकरार रखा है, लेकिन प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 280 से बढ़ा के अब 306 का प्राइस टारगेट दे रहा है। हालांकि प्राइस टारगेट अगर आप देखेंगे तो अभी भी करंट मार्केट प्राइस के नीचे है, लेकिन हाँ इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। अब जो कारण ये बता रहे हैं, इनका कहना है कि जो ऑयल में रिफॉर्म्स हो रहे हैं सेक्टर में, उसका बड़ा फ़ायदा जो है आगे चल के ONGC को मिल सकता है और कहीं ना कहीं ये ONGC के ओवरऑल प्राइसेस जो है या फिर स्टॉक प्राइस जो है उसको सपोर्ट करेगा।
फ्री कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन जो है उसमें अभी भी इनको अपसाइड दिखाई देता है। हालांकि जो इनकी केजी ब्लॉक है वहाँ पे कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं आ रहा है और उसके चलते थोड़ा बहुत प्रोडक्शन को लेकर चिंता है और आगे हो सकता है कि वॉल्यूम गाइडेंस जो है वो थोड़ा बहुत रिस्क पे रहे। लेकिन हाँ, इन्होंने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं ऑयल रिफॉर्म्स को चलते, लेकिन करंट मार्केट प्राइस के नीचे है 306 का प्राइस टारगेट। अब टाटा मोटर्स, यहाँ पे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, ओवरवेट का कॉल दे रहे हैं, प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 1250 का किया है। इनका एक मंथली ट्रैकर है बेसिकली सेल्स ट्रैकर, और वो ये बता रहा है कि जुलाई में जेएलआर की जो ओवरऑल रिटेल सेल्स है उसमें 1% के आसपास की गिरावट जो है वो हुई है। चाइना में जो ओवरऑल इन्वेंट्री लेवल है वो अभी भी कंट्रोल में है। यूएस के मार्केट जो है वो भी स्टेबल है। हालांकि नियर टर्म में हो सकता है कि जेएलआर के जो ऑपरेशंस है उसमें थोड़ी बहुत आपको सप्लाई की दिक्कतें देखने मिले, लेकिन प्राइस टारगेट अच्छी खासी है। 1250 के प्राइस टारगेट ये अभी भी टाटा मोटर्स पे मेंटेन कर रहे हैं। इंडस टावर, यहाँ पे बोफा की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, 490 के आसपास के प्राइस टारगेट जो है इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि बिजनेस फंडामेंटल्स जो है इस कंपनी के बहुत ही स्ट्रांग है और आगे री रेटिंग की काफ़ी संभावनाएं हैं और पोटेंशियल डिविडेंड कैंडिडेट भी है। तो इसके चलते आपको इंडस टावर पे खास नज़र रखनी है। 490 का प्राइस टारगेट जो है ये इंडस टावर पे दे रहे हैं। और आखिरी रिपोर्ट एवेन्यू सुपरमार्ट पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीएलएसए ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। करंट मार्केट प्राइस करीब 4900 के आसपास है, ये 5650 का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। पिछला प्राइस टारगेट 5535 रुपये का था और अपना आउट परफॉर्मर का कॉल जो है ये अभी भी बरकरार रख रहे हैं। इस कंपनी की बेसिकली एनुअल रिपोर्ट आई और उसमें सस्टेनेबिलिटी पे कंपनी फोकस कर रही है और आगे चल के इसके चलते कंपनी के ओवरऑल मुनाफा जो है उस पर बड़ा इम्पैक्ट दिखाई देगा। वहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। कंपनी जो है सोलर एनर्जी पे थोड़ा बहुत शिफ्ट ले रही है अपने जो ओवरऑल पावर कॉस्ट है उसको बचाने के, तो जाहिर सी बात है इसका इम्पैक्ट आपको इसके कंपनी के मार्जिन्स पे भी देखने मिलेगा। और कंपनी लगातार ज़मीनें खरीद रही है, तो ये एक इंडिकेशन देता है कि शायद आपको और काफ़ी सारे स्टोर एडिशंस देखने मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छा साइन है। इसके लिए यहाँ पे सीएलएसए ने एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट जिसको आप जानते हैं उस पर आउट परफॉर्मर का कॉल दिया है और प्राइस टारगेट 5535 से बढ़ा के 5650 का कर दिया है। बिल्कुल, तो एवेन्यू सुपरमार्ट पर सीएलएसए से आउट परफॉर्म की राय, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 5650 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। उसी के साथ साथ ओएनजीसी पर भी न्यूट्रल की राय जेपी मॉर्गन से, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 306 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। टाटा मोटर्स पर ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1250 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य जेपी मॉर्गन ने लिया है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। वरुण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब नजर डालते हैं कमोडिटी मार्केट पर, और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी है, कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना, शुक्रिया अपना समय लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड पर ही अपनी राय दे दीजिए। ओवरनाइट करीब 3 से 4% की तेजी के साथ अब ब्रेंट क्रूड $81 के आसपास पहुंच चुका है। क्या राय बनेगी और ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे ब्रेंट क्रूड पर? जी वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जिस तरीके से कल कीव पे स्ट्राइक हुआ था उसकी वजह से काफी कमोडिटी सेंसिटिव हो गई थी और एक नीज ऑफ रिएक्शन आया था। ब्रेंट क्रूड में भी वही असर देखा गया है। आज के दिन इनिशियली थोड़ा सा यहाँ पे 25 सेंट की गिरावट जो है वो यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर से जो बाइंग है वो कंटिन्यू रहेगी, चाहे वो ब्रेंट क्रूड हो या WTI क्रूड हो। और इसका रीजन भी है कि गैसोलीन और जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज है उसमें लगातार कमी आ रही है और 5 ईयर्स का जो एवरेज है उसके निचले स्तर तक ये पहुंच चुका है। तो मेरे ख्याल से बाइंग कंटिन्यू रखना चाहिए। 64.25 पे यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 6500 का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6390 का। तो ब्रेंट क्रूड पर खरीदारी की राय और पिछले कुछ दिनों में जो तेजी दिखी है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वंदना, बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय रहेगी? ओवरनाइट जिंक में भी करीब 2% की तेजी दिखी है, तो जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम या और कोई बेस मेटल्स जहां पर आपकी राय रहेगी? जी, यहाँ पे कल ड्यूरेबल गुड्स डेटा भी उम्मीद से काफी बेहतर आया है और चाइना से कुछ जो इम्पोर्ट थे एल्यूमिनियम में वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो एल्यूमिनियम ने क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्म करा है और जिंक ने भी काफी यहाँ पे बढ़िया मूव दिखाया है। कॉपर इस बार यहाँ पे लैगर्ड होके निकला है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये थोड़ी लेट लेकिन यहाँ पे तेजी आनी चाहिए। तो 802 के करीब कॉपर में बाइंग की सलाह रहेगी। 810 का टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 799 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम ही रहेगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से बाइंग जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो 231 के करीब बाइंग की सलाह रहेगी। 237 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 228 का।
और मुझे लग रहा है कि पोजिशनली भी ये कमोडिटी एक बार 242 के करीब जा सकती है। ये राय थी बेस मेटल्स पर। जिंक में ओवरनाइट तेजी भी दिखी और एल्यूमिनियम और कॉपर पर भी हमने रणनीति आपके लिए रखी। इस बीच प्रेशियस मेटल्स पर भी नजर डालते हैं, सोने चांदी पर। याद रखें सोने के भाव $2550 पर आउंस के आसपास चले गए थे, ऑल टाइम हाई लेवल्स पर थे। थोड़ी सी नरमी दिखी है, अभी भी $2545 पर आउंस के आसपास सोने के दाम है इंटरनेशनल मार्केट्स में। वंदना, क्या राय बनेगी सोने चांदी पर? मुझे लग रहा है कि कल अटैक के बाद शाम में जब ड्यूरेबल गुड्स डेटा आया यहाँ पे, तो काफी बढ़िया डेटा आया था, जिसकी वजह से थोड़ी सी सेफ हेवन बाइंग जो है वो कम होती हुई नजर आई थी। आज इनिशियली हम एक न्यूज ऑफ रिएक्शन आता हुआ देखेंगे, एक करेक्शन होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसे बाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी ये। तो 71,900 के करीब फिर से यहाँ पे बाइंग की सलाह रहेगी। 72,300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 71,750 का। साथ में अगर सिल्वर की बात की जाए तो मेरी राय रहेगी कि 85,200 के करीब फिर से बाइंग करनी चाहिए। 85,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 84,900 का। और ओवरऑल देखा जाए तो 86,000 जो है वो इमीडिएट एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे प्रूफ हो सकता है सिल्वर के लिए। बिल्कुल, तो ये राय थी सोने चांदी पर। सोने की बात करें तो खरीदारी की राय करंट लेवल्स पर 72,300 का लक्ष्य दिया है। हमने ब्रेंट क्रूड की तो बात की, नेचुरल गैस और कोई सॉफ्ट कमोडिटीज पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? जी बिल्कुल, नेचुरल गैस पे हम लोगों ने लगातार एक डाउनसाइड आता हुआ देखा है, और रीजन भी है कि यहाँ पे इन्वेंट्रीज काफी बढ़ी और टेम्परेचर यहाँ पे माइल्ड है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि कल काफी गिरावट हुई थी और 160 यहाँ पे काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 165 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 160 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। जो अपसाइड टारगेट होगा वो 173 के करीब होना चाहिए नेचुरल गैस में। तो नेचुरल गैस बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। थोड़ा भी टेक्निकल बाउंस आने पे यहाँ पे 5 से 10 रुपए तक की जो बढ़त है वो दे सकता है आज से कल के ट्रेडिंग सेशन में। बिल्कुल, तो ये राय है नेचुरल गैस पर। वंदना, बहुत बहुत शुक्रिया सभी कमोडिटीज़ पर अपनी राय देने के लिए। तो सोने, क्रूड, जिंक, इन सभी पर खरीदारी की राय वंदना की तरफ से। लेकिन इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।